नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप लोग चेक बुक यूज करते हैं या चेक यूज करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, या आप कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो कुछ ऐसी गाइडलाइन के बारे में बात करेंगे, जिससे कुछ ऐसे फैसलों के बारे में बात करेंगे, कुछ नए कानून के बारे में बात करेंगे, ताकि आप जो जोखिम होता है चेक से रिलेटेड, चाहे जोखिम हो चाहे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जोखिम है, उस जोखिम से आप बच सके। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, होता क्या है, इसमें जो शिकायतकर्ता होता है, 10 मई 2010 को शिकायतकर्ता द्वारा बैंक से रिक्वेस्ट किया जाता है, एक रिक्वेस्ट फॉर्म के साथ में, कि मुझे चेकबुक, नया चेकबुक जारी किया जाए। और तकरीबन 24/10/2010 को इनको चेकबुक जारी भी किया जाता है। जब ये बैंक में जाते हैं और पता करते हैं, तो वहां बताया जाता है आपका चेकबुक जारी कर दिया गया है और किसी तीसरे व्यक्ति को दे दिया गया है। जब इनको पता चलता है तो ये भागदौड़ करते हैं, लेकिन उनको वो चेकबुक नहीं मिल पाता है। और कुछ दिनों बाद इनके अकाउंट से चेक के द्वारा तकरीबन 1,26,500 रुपए निकाल लिए जाते हैं। बाद में जब पता चलता है, चूंकि बैंक की इसमें बहुत ज्यादा लापरवाही होती है, बैंक किसी तीसरे व्यक्ति को चेक बुक सौंप देता है। इसके बाद में जो इसमें शिकायतकर्ता यानी कि उमेश अरोड़ा जी होते हैं, वो सीधे पुलिस में कंप्लेन करते हैं। और यहां तक जो शिकायतकर्ता होते हैं, बैंक से कई बार मिलते हैं, ब्रांच में जाते हैं, वहाँ के जो अधिकारी लोग होते हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे फ्रॉड हो गया, ये कैसे, इस पर रोक क्यों नहीं लगा। उस सारी चीज़ों का एक सही निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए काफ़ी छानबीन करते हैं, लेकिन बैंक की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब जब नहीं मिलता है, तो शिकायतकर्ता यानी कि उमेश अरोड़ा द्वारा बैंक को एक लीगल नोटिस के द्वारा जवाब मांगा जाता है, लेकिन बैंक फिर भी कोई रिप्लाई नहीं करता है, कोई जवाब नहीं देता है। इसके बाद में जो शिकायतकर्ता होता है, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग दिल्ली में एक कंप्लेंट डाला जाता है। तो आयोग सभी दलीलों को सुनने के बाद में बैंक को इसमें दोषी पाया जाता है। साथ में जिला आयोग द्वारा यह भी कहा जाता है कि बैंक ने इस केस में बहुत ज्यादा लापरवाही की है, क्योंकि सबसे बड़ी लापरवाही तो यह है कि आरबीआई ने एक गाइडलाइन बनाई थी, एक नियम बनाया था वित्तीय वर्ष 2010 में। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन बनाई थी, जिसका नाम है चेक ट्रैंकेटिंग सिस्टम। शॉर्टकट में आप इसको सीटीएस कह सकते हैं। एक सिस्टम बनाया गया था 2010 में, आरबीआई द्वारा एक गाइडलाइन बनाई गई थी, जिसको तकरीबन 18,000 से अधिक बैंक शाखा जो थे उसको फॉलो कर रहे थे। लेकिन ये नियम बनाया गया था, आगे आने वाले समय में सभी बैंकों को ये रूल फॉलो करना होगा। जिसमें होता क्या है, जो चेक क्लियर करने से रिलेटेड होता है, जिसमें जो भागदौड़ वाली भरी लाइफ होती है, जैसे जब हम चेक हमें क्लियर करवाना होता है, चेक अकाउंट में डालते हैं, फिर वो चेक रनिंग करते हुए उसके ब्रांच में जाता है, उसमें बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। बट इस प्रोसेस यानी जो सीटीएस प्रोसेस होता है, इसके हिसाब से जो चेक क्लियरिंग का होता है या चेक को स्टॉप करने का होता है, जो प्रोसेस होता है, काफ़ी फास्ट होता है। तो चीज़ों को फास्ट बनाने के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए ऐसा बनाया गया था, ताकि व्यापारियों को, जो उपभोक्ता होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा राहत मिले। तो यहाँ पे जो बैंक होता है वो आरबीआई के गाइडलाइन को नहीं फॉलो करता। जिला आयोग द्वारा एक बहुत ही फेमस जजमेंट का हवाला दिया जाता है, जिसका नाम होता है अब्दुल रज्जाक बनाम साउथ इंडियन बैंक 2003 का फैसला होता है, जिसकी कुछ गाइडलाइन, उसमें गाइडलाइन डिसाइड की जाती है कि जो बैंक होता है उसको सबसे पहले अगर चेक उसके पास आता है, तो जो उसका होल्डर होता है, उसका जो सिग्नेचर होता है, वो वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। जो कि इस वाले केस में बैंक ने सिग्नेचर वेरीफाई नहीं किया था। दूसरी बात जो होती है, चेक बुक जारी करते समय या चेक बुक हैंडओवर करते समय जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे किसी को चेक नहीं दिया जाता है, यानी कि इस केस में बैंक द्वारा दोहरी चूक की जाती है, और लिहाजा जो जिला आयोग होता है वो बैंक को इसमें दोषी पाता है। इसमें बैंक कई सारी दलीलें देता है अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि इसमें बैंक द्वारा यह भी कहा जाता है कि जो चेक प्रेजेंट किया गया था बैंक में, वो राजेश गुप्ता नामक व्यक्ति होता है, उसके द्वारा पेश किया जाता है। और राजेश गुप्ता इनका संबंधी, सगे संबंधी, इन्होंने आपस में तालमेल करके और बैंक से एक्स्ट्रा पैसा ऐंठने की कोशिश की है। बड़ी सारी दलीलें दी जाती है, लेकिन
जब उपभोक्ता निवारण आयोग द्वारा सभी दलीलों को सुनने के बाद में अंततः बैंक को दोषी पाया जाता है और बैंक के ऊपर 50,000 रुपया मुआवजा और 25,000 रुपया मुकदमेबाजी का खर्च शिकायतकर्ता यानी कि उमेश अरोड़ा को देने की बात कही जाती है माननीय जिला उपभोक्ता निवारण आयोग द्वारा। बैंक को इसमें दोषी पाया जाता है। तो ध्यान रहे, अगर आप चेकबुक यूज करते हैं या इंटरनेट बैंकिंग या कुछ भी अगर आप XYZ यूज करते हैं तो उनकी गाइडलाइन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। खासतौर पर इस वीडियो को बनाने का जो मकसद था वो ये था कि आप लोगों को CTS जो कि RBI द्वारा, जो CTS सिस्टम क्या है, ये RBI द्वारा 2010 में बनाया जाता है। खासतौर पर जो क्लियरेंस, चेक क्लियरेंस से लेकर या चेक को क्लियरेंस जो होता है उसको स्टॉप करने के लिए, रोकने के संबंधित बहुत अच्छे इसमें प्रावधान दिए गए। तब चीज़ों के जो इसमें प्रोसेस होता है, चाहे क्लियरिंग का हो चाहे स्टॉपिंग का हो, इसको काफ़ी फास्ट करने के लिए ऐसा बनाया गया था। तकरीबन 2010 में ही तकरीबन 18,000 शाखाओं में इसको यूज किया जा रहा था। लेकिन जो RBI का उद्देश्य है वो है कि पूरे ओवर इंडिया में हर जगह, हर बैंक ब्रांचों में इसको यूज किया जाए। काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। किसी दिन बनाऊंगा जो CTS सिस्टम है ये कैसे काम करता है क्या एक्चुअल में, इस पर एक बहुत बड़ी वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है। आशा करता हूँ जब कभी भी आप चेकबुक ऑर्डर करते हैं तो ध्यान रहे, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई लापरवाही होती है, बैंक द्वारा की जाती है, तो आप बिल्कुल कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। और बैंक के लिए भी ये सीख होगी, बैंक के लिए भी ध्यान देने वाली बात है। जब कभी भी चेक प्रेजेंट किया जाता है, दिया जाता है, तो उसका जो सिग्नेचर होता है वो वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है, होल्डर वेरीफाई करना जरूरी होता है। और साथ में अगर चेकबुक आप किसी भी ग्राहक को, उपभोक्ता को अगर आप दे रहे हैं तो जांच पड़ताल करना जरूरी होता है। अगर वो व्यक्ति जो होल्डर है अगर वो नहीं मिलता है मौके पर तो जांच पड़ताल करना जरूरी होता है कि आप किसको दे रहे हैं, क्योंकि चेक एक ऐसी नाजुक चीज है कि अगर किसी गलत आदमी के साथ चला जाए तो इसमें जो होल्डर होता है उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर किसी गलत आदमी के साथ चला गया चेक तो NI एक्ट के तहत इसमें जो होल्डर होता है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और अगर चेक बाउंस हो गया या बहुत सारे ऐसे, उसको इलीगल तरीके से भी यूज किया जा सकता है। इसलिए बैंक को भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप उपभोक्ता हैं तो आपको भी ध्यान देना चाहिए, चेक को सबसे बेहतरीन तरीके से हैंड ओवर करना और उसको सुरक्षित रखना ये बहुत जरूरी होता है। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।